Hello friends, welcome to the channel. I hope all of you are doing fine and for a long time we have not touched the play Macbeth. Macbeth की इनिशियल इंट्रोडक्शन और कुछ थीम्स हमने किए थे, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं जो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में काम आएंगे. The third theme that I am covering today is guilt in Macbeth. अब लाइव क्लासेस में एडमिशन होना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत से टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, बट स्टिल यू कैन कनेक्ट अस विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज पीडीएफ्स. जितने भी ये टॉपिक्स हैं यहाँ पर वीडियोस हैं. मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी. पीडीएफ आपको कैसे लेनी है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं. सुपरनैचुरल और लेडी मैकबेथ ही हम कवर कर चुके हैं, और कभी भी आपको कुछ भी लिखना है मैकबेथ के बारे में तो यू हैव टू राइट द बेसिक इंट्रोडक्शन, ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स एंड पब्लिश्ड बिटवीन दीज ईयर्स एंड दीज ईयर्स. सबसे पहले फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ था. तो ये सब कुछ आपको बेसिक्स जो है वो लिखना ही पड़ेगा, चाहे आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए एग्जाम में. Supernatural role of Lady Macbeth. This we have covered. Third theme से शुरू करते हैं, that is guilt. Guilt is one of the major themes in this play Macbeth Justified. किसी भी फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होगा. आई होप कि आप सब इतने ग्रोन अप हैं कि गिल्ट वर्ड ना भी यूज हो तो समझ जाएंगे, जैसे कि मे बी इनर टर्मोइल और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैकबेथ, इस तरीके का कोई क्वेश्चन है तो वो भी गिल्ट से रिलेटेड ही होगा. थोड़ा सा अगर चेंज आ जाता है क्वेश्चंस में तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. एग्जाम्स में ऑल ऑफ यू आर मच्योर. थोड़ा सा एनालाइज करिए कि क्वेश्चन आखिर पूछना क्या चाह रहा है एंड देन मूव इनटू दैट सेम डायरेक्शन. गिल्ट से रिलेटेड आपको जो भी कोट याद आती है, इन तीन में से कोई रह जाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने आप से कोई कोट क्रिएट कर सकते हैं. मे बी सेम वर्ड टू वर्ड ऐसी ना रहे, कुछ भी आपको याद आए जिससे आपको लगे, बता सकें एग्जामिनर को गिल्ट एक बहुत हार्मफुल चीज़ है किसी भी इंसान के लिए. नथिंग इज मोर रेचेड देन द माइंड ऑफ अ मैन कॉन्शियस ऑफ गिल्ट. एक इंसान जिसका दिमाग गिल्ट से भरा है, उससे परेशान इंसान कोई और नहीं हो सकता. गिल्ट इज अ वेट दैट विल क्रश यू वेदर यू डिजर्व इट और नॉट. नो गिल्ट इज फॉरगॉटन सो लॉन्ग एज द कॉन्शियस स्टिल नोज इट. तो गिल्ट हमारे दिमाग पर एक बोझ होता है. इस तरीके की कोई कोट आपको याद रखनी है और शुरुआत में लिखनी है. इसके बाद आपको क्या करना है, गिल्ट को डिफाइन करिए थोड़ा सा. किस तरीके से कर सकते हैं? अगेन आई एम सेइंग कि वर्ड टू वर्ड याद नहीं रहेगा, याद रहना भी नहीं चाहिए आइडियली, बिकॉज वर्ड टू वर्ड याद रखने की कोशिश करेंगे ना तो आंसर आपके दिल से नहीं आएगा. आंसर आपके दिल से आना चाहिए प्रोवाइडेड कि यू आर राइटिंग द राइट ग्रामर. Everyone makes choices every day that they could regret later on and wish they could change. हमारी लाइफ में भी बहुत से ऐसे डिसीजंस रहे होंगे सबकी लाइफ में कि एक पॉइंट पर आकर लगता है कि काश हम इसको बदल सकते. Guilt is a feeling that many people feel after it is too late to do anything about it. And it can turn a criminal into a victim, which can, however, not be justified feel against the crime, but it proves that the angel and evil both reside in the same body. तो अगर कोई क्रिमिनल है जिसको बहुत ज़्यादा गिल्ट है तो वो क्रिमिनल अपने ही क्राइम का विक्टिम हो जाता है. हम ये नहीं कह रहे हैं कि जब एक क्रिमिनल गिल्ट फील करता है तो उसका क्राइम जस्टिफाई हो जाता है. नो, नथिंग कैन justify the crimes even if it is a small time crime or a big crime like murder or rape. आप बाद में गिल्टी फील करें और कहें कि गिल्टी फील करके मैंने बैलेंस कर दिया, तो वो तो पॉसिबल नहीं है. लेकिन जब आपको गिल्टी फील होता है आफ्टर डूइंग अ सर्टेन क्राइम तो वो इस बात का प्रूफ है कि एंजल्स और एविल्स दोनों हमारी ही बॉडी में रहते हैं. कौन किस पर ज़्यादा हावी रहता है, दैट इज़ व्हाट डिसाइड्स कि वेदर वी आर क्रिमिनल्स और नॉट. मैकबेथ ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उन्हें गिल्ट फील हो रहा था और इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम समझेंगे. पहले मैकबेथ का गिल्ट समझते हैं, क्राइम समझते हैं. वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट फेमस एंड टेरिफाइंग ट्रेजेडीज मैकबेथ फॉलो करती है थेन ऑफ ग्लेमिस, एक स्कॉटिश कमांडर की स्टोरी जिनको एक भविष्यवाणी मिलती है, रिसीव्स अ प्रोफेसी फ्रॉम 3 विचेस दैट ही वुड बी द किंग वन डे. He and his wife, Lady Macbeth,
just to be in hurry of becoming the king and queen, murder the current king Duncan and several others to satisfy the prophecy. वो prophecy सच प्रूव हो जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए. इनिशियली इतना ही कंसर्न था मैकबेथ और लेडी मैकबेथ का. चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी को मारना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है. बट मैकबेथ इज कंज्यूम्ड बाय रिमोर्स एंड फियर ओवर हिज हॉरिबल क्राइम्स. जितना क्राइम वो करते चले जाते हैं, वो क्राइम, उसका डर, उसका गिल्ट मैकबेथ के दिल, दिमाग, सोल पर हावी होता चला जाता है. अब आप कहीं पर अपने आंसर में बीच में ये लाइन जरूर लिखिए. ये लाइन क्या कह रही है देखिए. नेपच्यून जो कि सी गॉड माने जाते हैं यूरोपियन माइथोलॉजी में. विल ऑल ग्रेट नेपच्यूस ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड. मैकबेथ को बार बार फील होता रहता है कि उनके हाथों में खून लग गया. मेटाफोरिकली यस, उनके हाथों में खून लग गया था. उन्होंने किसी को मारा था, उसको मारा था जो कि उनके बहुत अपने थे मैकबेथ के, और किंग डंकन मैकबेथ को अपना मानते थे. तो मैकबेथ को उनको मारने के बाद ऐसा लगा कि क्या दुनिया के सारे समुद्र मिलकर भी मेरे हाथ से खून साफ कर सकते हैं या नहीं. हाइपरबोलिकली बोल रहे हैं वो, मेटाफोरिकली बोल रहे हैं. गिल्ट ने मैकबेथ को हॉन्ट करके रखा, both as a ghost that he sees and as a weight on his conscience. He is also plagued by the murder of Benko. बेंको को भी मार दिया उन्होंने, एक डर के चलते ही कि एक क्राइम किया है, अब एक और क्राइम करना पड़ेगा पिछले क्राइम को छुपाने के लिए, उसका लेवल कम करने के लिए. तो बेंको जो कि एक ट्रस्टेड कॉमरेड थे, बहुत अच्छे दोस्त थे मैकबेथ के, बैंकों के गोस्ट ने हेल्यूसिनेट करना शुरू कर दिया हमारे मैकबेथ को. लेडी मैकबेथ भी रिमोर्स से फुल हो गई. हर रिमोर्स ड्राइव्स हर टू स्लीप वॉक एंड बी हॉन्टेड बाय डंकन्स ब्लड विच शी इज अनेबल टू वाइप फ्रॉम हर हैंड्स. इस वाइप को अगर आप हाईलाइट कर देंगे एग्जाम में तो अच्छा रहेगा. तो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों को ही लगातार क्राइम करने के बाद ऐसा लगता रहा कि अब उनके हाथों से इस खून का रंग कैसे जाएगा. जब हम ऐसे किसी क्रिमिनल को इतना ज़्यादा गिल्ट फील करते हुए देखते हैं तो रीडर्स की, वॉचर्स की सिंपैथी उसके साथ चली जाती है. लेकिन ये मैं कहीं भी नहीं कहूँगी कि उस सिंपैथी की वजह से द क्राइम कैन बी जस्टिफाइड. मैंने पहले भी यही कहा. मैकबेथ्स रिमोर्स soften the characters, allowing him to appear sympathetic to the audience. His exclamations of remorse before and after murdering Duncan continues throughout the play, providing some of its most memorable sequences. They are both ruthless and ambitious, but it is their shame and remorse that ultimately bring them down. बोथ से मेरा मतलब है मैकबेथ और लेडी मैकबेथ. दोनों ही अपने एम्बिशन की चाह में इतने रूथलेस हो गए थे कि किसी को मारना भी कोई बड़ी बात नहीं लगी उन्हें. लेकिन मारने के बाद जो शेम, जो गिल्ट, जो रिमोर्स फील हुआ, दैट इज समथिंग विच बिकेम द रीजन ऑफ फॉल ऑफ बोथ मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ. वो जो गिल्ट था ना, एक पागलपन में कन्वर्ट हो चुका था, पैरानोया में. पैरानोया इज पोर्ट्रेड एज अ पॉइजन दैट इज रिलेंटलेस एंड इनएस्केपेबल. अगर आपके दिमाग पर कोई थॉट हावी हो जाए, इतनी हावी हो जाए कि आप कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं, दैट विल कन्वर्ट इनटू मैडनेस. द सेम थिंग हैपेंड विद बोथ ऑफ देम. Macbeth loses all his heroic qualities because of his fears and he becomes murderous even as he descends into madness. तो मैकबेथ अपनी उस पागलपन में, एम्बिशन में इतना खो गए कि जितनी हीरोइक क्वालिटीज थी जिनकी वजह से उन्हें नेचुरल प्रमोशन मिल रही थी, उन हीरोइक क्वालिटीज को वो खोते चले गए. और उनका एक ही परस्यूट रह गया लाइफ में कि उन्हें किंग कैसे बनना है और किंग बनने के बाद पोजीशन को कैसे मेंटेन करना है. तो शेक्सपियर ने किस तरीके से दिखाया कि मैकबेथ्स एम्बिशन इज पनिश्ड नॉट रिवॉर्डेड. जनरली क्या होता है, कोई एम्बिशियस होता है तो हम कहते हैं कि वाओ कितना एंथुसियाज्म है तुम्हारे अंदर अपने एम्बिशन को लेकर एंड यू विल श्योरली अचीव इट. लेकिन मैकबेथ का जो एम्बिशन था दैट वाज गोइंग इनटू द डायरेक्शन ऑफ मैडनेस एंड दैट इज व्हाई इट बिकेम्स द रीजन ऑफ पनिशमेंट, नॉट द रीजन ऑफ रिवॉर्ड. एंड में आप यही कहेंगे, शेक्सपियर डिमॉन्स्ट्रेट्स हाउ गिल्ट एंड रिग्रेट कांट बी एस्केप्ड. आपने कोई क्राइम किया है, उसके ऊपर आप थोड़े से सॉफ्ट पर्सन हो कि आपको क्राइम करने के बाद गिल्ट भी फील हो, यू वांट टू रिग्रेट, तो उससे बचा नहीं जा सकता.
लेडी मैकबेथ की लाइन्स अगर आप लिख दें, जो कि अपने हस्बैंड को कंसोल करने के लिए वो कहती हैं, वॉट इज डन इज डन। ये एक तरीके का टोटो फ्रेज भी है। अगर आप लोगों को लिटरेरी डिवाइसेस की नॉलेज अच्छी है तो दिस इज यूज्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ टोटो फ्रेज ऑल्सो। वॉट इज डन इज डन। हम कहते हैं ना, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो हो चुका वो हो चुका, suggesting that they can't change their fate and will just have to live with the consequences. तो शेक्सपियर ने हमें क्या सजेस्ट किया? शेक्सपियर suggests here that greed and ambition can't predict the guilt that comes with making fantasies into reality. राइट तो अब आपकी एम्बिशन के साथ अगर आपका ग्रीड मिक्स हो जाए तो उसके बाद जो रियलिटी आने वाली है उसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, एंड दैट विल फॉर श्योर बी समथिंग नेगेटिव, समथिंग टू पनिश यू, नॉट समथिंग टू रिवॉर्ड यू। दिस इज समथिंग विच यू कैन राइट इन द एंड। मैकबेथ जी का गिल्ट उन्हें कहाँ लेकर जाता है? हिज गिल्ट इज द रीजन ऑफ हिज डाउनफॉल इन अ नंबर ऑफ वेज। जितना आपको याद है उतना लिखिए। His guilt over the murder of King Duncan causes him to become paranoid and suspicious of those around him. जब आप किसी एक पर्सन को मार देते हैं, उसको धोखा देते हैं, तो एक फील रहता है कि कोई और मुझे भी धोखा देगा, and that becomes the reason of his eventual downfall. Secondly or additionally, his guilt causes him to become increasingly reckless and desperate, leading him to make increasingly poor decisions. एक गलत डिसीजन लेने के बाद उसको कवर करने के लिए और गलत डिसीजंस लेने पड़ते हैं। फाइनली हिज गिल्ट कॉजेज हिम टू बिकम इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड, बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, लीडिंग हिम टू बिकम इंक्रीजिंगली वल्नरेबल टू हिज एनिमीज, इतने अकेले रह जाते हैं कि अपने दुश्मनों के सामने कमजोर पड़ जाते हैं और फाइनली उनका कंप्लीट डाउनफॉल हो जाता है। In next class we will go for one more essay question from this play Macbeth. Macbeth काफ़ी important play है, and again let me remind you, if you want to get the PDFs for JPSC exam you can connect through Telegram. A great good luck for your examinations.